नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। एक बात यहां बहुत मैं स्पष्ट कर दूं कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से कांग्रेस की छवि में बहुत गिरावट हुई। राहुल गांधी उसके बाद ऐसा कुछ कर नहीं पाए कि देश की जनता उनको बड़ा नेता माने। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते हैं कि राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। यानी राहुल गांधी मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। भाई, जब आपने मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मान लिया है कि राहुल गांधी का कद इस लायक नहीं है कि मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात तो दूर, वो खड़े भी नहीं हो सकते, तो फिर उनके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? उनके पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? उनके दुनिया भर के उपनाम आप लोगों ने दे रखे हैं। अब हम थोड़ा सा खेल के रूप में अगर हम इसका विस्तार से वर्णन करें तो ये कहा जाए कि राजनीतिक कुश्ती के मैदान में मोदी से बड़ा पहलवान कोई नहीं है, जबकि देश भर में यह मान लिया गया है कि उस कुश्ती के मैदान में राहुल गांधी बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं या बहुत ही हल्के पहलवान हैं। तो ऐसा क्या आपने कभी सुना है कि एक बहुत बड़े पहलवान ने हल्के पहलवान को चुनौती दी है? वो तो मान बैठा है कि उसके सामने उसके पास दम नहीं है। फिर राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये सवाल जनता के मन में भी होगा और तमाम सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही होगी। तो हम आपको बता दें कि देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को है, भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी से खतरा ज्यादा है तो वो है कांग्रेस से। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां कुछ भी कर लें, अपने अपने राज्यों में 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 सीटें लोकसभा के लेके आ सकती हैं, लेकिन वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का टक्कर नहीं दे सकते। ऐसे में मात्र इकलौती पार्टी कांग्रेस है जो अगर पुनः खड़ी हो गई तो मुसीबत किसके लिए बनेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश की है और साथ ही साथ इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश यह भी है कि राहुल गांधी का चेहरा इतना बड़ा बना दिया जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह मोदी को टक्कर दे सके। हालांकि इस तरह की यात्राएं हमारे देश में पहले भी बहुत हुई हैं, उन यात्राओं का लाभ भी बहुत मिला है। तो हम अपनी रिपोर्ट को हम आगे और बताएंगे इस यात्रा के बारे में और यात्रा पे उठ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोप के बारे में। पहले जान लेते हैं कि अब तक जो यात्राएं हुई हैं हमारे देश में, जिन जिन नेताओं ने यात्राएं की हैं, उन यात्राओं का लाभ कितना मिला है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दांडी यात्रा की। 1930 में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को सबसे चर्चित यात्रा माना जाता है। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में 12 मार्च 30 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा को देश भर से मिले समर्थन को देखते हुए अंग्रेजों ने 6 अप्रैल 1930 को नमक से टैक्स का कानून वापस ले लिया था।
दूसरी यात्रा का जिक्र करते हैं एनटी रामा राव की चैतन्य रथम यात्रा। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 1982 में एनटी रामा राव ने चैतन्य रथम यात्रा निकाली थी। 75,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा ने आंध्र प्रदेश के 4 चक्कर लगाए थे। वह यात्रा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। उस यात्रा ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया था। उसी समय यानी 29 मार्च 1982 को उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी का गठन कर लिया, जो आज भी राज्य की प्रमुख पार्टी है। यात्रा खत्म होने के बाद वहां विधानसभा के चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश की 294 सीटों वाली विधानसभा में उन्हें 199 सीटें मिली और उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भारत यात्रा, जो 1983 में शुरू हुई थी, उन्होंने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि तक भारत यात्रा निकाली थी। वह पदयात्रा 4,260 किलोमीटर की हुई थी। चंद्रशेखर की उस यात्रा का मकसद बिखरती हुई जनता पार्टी को एक सूत्र में बांधना था, साथ ही साथ उनमें जोश संचार करना था। उसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर हार गए थे, लेकिन उस यात्रा के बाद वह एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के बड़े नेताओं से उनकी दोस्ती हो गई थी। अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की। लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकाली गई थी वो राम मंदिर निर्माण के लिए थी। यात्रा 25 सितंबर 1990 से गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी। आखिरी पड़ाव में जब यात्रा बिहार पहुंची थी तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव ने समस्तीपुर जिले में यात्रा को रोककर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये हुआ कि बहुत जल्दी ही उनकी केंद्र में सरकार बन गई और वह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वाईएसआर रेड्डी की यात्रा 2004। रेड्डी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश के चेवेल्ला शहर से 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। देखते ही देखते उन्हें पूरे राज्य का समर्थन मिलने लगा था। आंध्र प्रदेश की जनता उन्हें अपना मसीहा मानने लगी थी। राज्य भर से लोग उनकी यात्रा में शामिल होने लगे थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए। 294 सीट वाली विधानसभा में उन्हें 185 सीटें मिली। वाईएसआर रेड्डी एक बार फिर वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे, जबकि वहां पे 10 साल से तेलुगु देशम पार्टी का शासन था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा की थी, जिसकी शुरुआत नरसिंहपुर जिले से हुई थी। वह यात्रा 192 दिनों तक चली थी। उस दौरान उन्होंने 3300 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस यात्रा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही फायदा पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के बाद कांग्रेस को 114 सीटें मिली और वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये रही उन यात्राओं का विवरण। और आपने देखा कि जिन्होंने भी यात्राएं की, अगर हम बात करें कि लाभ का प्रतिशत कितना रहा है,
तो लगभग 99% लाभ मिला, यानी जिन्होंने भी यात्राएं निकाली उसका लाभ मिला, सिवाय चंद्रशेखर को छोड़ करके। अब शायद उन्हीं सब पुराने अनुभवों को देखते हुए, उन्हीं यात्राओं की सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। और शायद कांग्रेस के लिए एक तरह से ये आखिरी मौका भी होगा, क्योंकि 2024 में अगर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया तो 2024 के बाद कांग्रेस कहां जाएगी, कितना नीचे जाएगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देश भर के लोगों से मिल रहे हैं। वैसे भी आजकल की जो टेक्नोलॉजी हो गई है उसमें नेता अब जनता से दूर हो गए हैं। नेता जो भी बात कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जनता से जो एक कनेक्शन हुआ करता था, कनेक्टिविटी हुआ करती थी, उसमें काफी कमी आ गई है। शायद राहुल गांधी ने यही सोच करके इस यात्रा को शुरू करने की कोशिश की है और वो लोगों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही है। वह लोगों को यह बता रहे हैं कि आज किसान को उनकी फसलों का दाम सही नहीं मिल पा रहा है। वह लोगों से यह भी बता रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और साथ ही साथ वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो जनता के लिए क्या करेगी। लेकिन अभी फिलहाल राहुल घूम रहे हैं। हाँ, उसमें एक तरह से सवाल ये भी उठ रहा उन पर कि बिहार और राज्य में यह यात्रा सीमित कर दी गई है, साउथ में ही क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इतनी महंगी टी शर्ट पहन रखी है। कभी कांग्रेस की तरफ से नेकर जलाने की बात उड़ जाती है, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि मोदी जी इतना महंगा सूट पहनते हैं। ये व्यक्तिगत जो आरोप लग रहा है ये कहीं से लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं इस यात्रा की। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि इस यात्रा के बाद उसे बहुत फायदा मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से राहुल की छवि को बनने न दिया जाए। आज इतना ही। नमस्कार।